नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज की खास चर्चा की चुनाव पर। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होंगे। लोकसभा मतदान को लेकर हरियाणा में छठे चरण में मतदान किए जाएंगे। इसके चलते हरियाणा में 25 मई को मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, इन मतदान का परिणाम 4 जून को आएगा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जाएंगे और इसके लिए सीईसी ने सभी से अपना मतदान करने की अपील भी की है। बीजेपी 10 लोकसभा सीट पर, जबकि इंडी गठबंधन में 9 सीटों पर और कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर बात पिछले लोकसभा मतदान की करें तो साल 2019 में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुए थे। सभी सीटों पर मतदान एक ही चरण में आयोजित किए गए थे और सभी पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था। बीजेपी ने अब तक 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस लिस्ट में पूर्व सीएम मनोहर लाल का नाम भी शामिल है। पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल से चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार करनाल से संजय भाटिया ने जीत हासिल की थी। वहीं सिरसा से सुनीता दुग्गल की जगह इस बार अशोक तंवर मतदान लड़ेंगे। आपको बता दें, ये 2 सीट है जिस पर इस बार चुनाव में बदलाव किया गया है। हरियाणा की इन 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें कि करनाल के घरोंडा की नई अनाज मंडी में लोकसभा चुनाव को लेकर पहली रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो निकालते हुए रैली स्थल पर पहुंचे थे। तो वहीं नए सीएम का पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल में समाना बहू से लेकर घरौंडा तक कई स्थानों पर स्वागत किया गया। तो वहीं सीएम नायाब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल के लिए वोट की अपील करते भी दिखाई दिए। भाजपा के करनाल लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने नायाब सैनी को उत्तराधिकारी के रूप में देखा तो मैंने तुरंत सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और यह इस्तीफा कोई अचानक नहीं दिया गया था। इसके लिए मैंने हाईकमान से करीब 1 साल तक बातचीत की थी। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि जब सीएम के लिए नायाब सैनी का नाम आया तो मुझे खुशी हुई और मैंने अपना इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के आगाज हो चुके हैं और इसी को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में नजर आ रही है। हरियाणा में भी ऐसा ही हाल है, सभी पार्टियां अपने तर्क वितर्क दे रही है। कल पहला रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सैनी मौजूद रहे, जिन्होंने करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया कि उन्होंने इस्तीफा तुरंत नहीं दिया है। हम सब ने लगना है, मजबूती से लगना है और मजबूती से लगते हुए भाइयों, हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हम सब ने काम करना है। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या के अंदर आज आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से, बागपत से हमारे सांसद महोदय सत्यपाल सिंह जी, वो भी बीच में उपस्थित हैं। हमारे राज्यसभा के दूसरे सांसद कृष्ण लाल पंवार जी भी उपस्थित हैं और हमारे संजय भाटिया जी, जो लोकसभा में हमारे साथी रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, ऐसे हरविंदर कल्याण जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में प्रमोद विज जी, पानीपत के विधायक, वो भी उपस्थित हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायाब सैनी को, जिन्होंने रैली का आयोजन, बीजेपी के रैली का आयोजन कर दिया है, आयोजन की शुरुआत कर दी है और इस कार्यक्रम में वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नायाब सैनी को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने
लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों में रैली का आगाज कर दिया। रैली के आयोजन का जो है आगाज उन्होंने किया और कल वो रैली को लेकर जो है मुख्यमंत्री के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट की अपील करते हुए भी दिखाई दिए। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़ेंगे और सबसे पहले हमारे संवाददाता जो है लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका लक्ष्य। और फिर जगदीश प्रजापति आपके पास भी आएंगे, जो भी हमारे साथ लगातार इस चर्चा पर बने रहेंगे। लक्ष्य, करनाल में जो है कैसी आबोहवा दिख रही है? करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मनोहर लाल जो है इस बार लोकसभा चुनावी मैदान पर उतरे हैं। बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल ही घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो है बीजेपी की तरफ से बिगुल बजाया है। तो जिस तरीके से ये चुनाव की जो तारीखें हैं वो अब आ चुकी हैं और अब अलग अलग जो है पार्टीज है वो अपनी कैंपेन शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से चुनावी बिगुल बज चुका है उसके मद्देनजर अब अलग अलग पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो अलग अलग तरीके से अब लोगों के बीच में जाना शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से कल का ही माहौल देखा जाए, कल घरौंडा विधानसभा के अंदर काफी लोग एकत्रित हुए, काफी जो है राज्य के जो मंत्री थे वो और जो मंत्री और विधायक थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शंखनाद इस कार्यक्रम का नाम दिया गया था और उसके चलते जिस तरीके से मुख्यमंत्री, जो पूर्व के मुख्यमंत्री व करनाल से विधायक रह चुके मनोहर लाल, वो इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते और जो मौजूदा विधायक थे, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो इस कार्यक्रम के अंदर थे। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से स्टेज से आह्वान किया जा रहा था, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी देखने को मिल पा रहा था। पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक नारा भी दिया था, ये सीएम सिटी करनाल है, करनाल थी, करनाल है और करनाल ही रहेगी। ऐसा लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी का माहौल दिखता हुआ नजर आया। क्योंकि जब मनोहर लाल खट्टर ने चीज कही तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर भी देखने को मिला और लोगों ने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नारे भी वहां पर लगाते हुए नजर आए। तो वही लक्ष्य, ये भी बात हो रही है कि इस रैली में जेपी नड्डा जो है वो भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए थे। इस पर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, पहले पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई थी कि प्रदेश जो इसमें जो बीजेपी के जो जेपी नड्डा है वो इस कार्यक्रम के अंदर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। मगर निजी कारणों से, क्योंकि कल जो विस्तार था मंत्रिमंडल का वो भी कार्यक्रम रखा गया था, कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को लेकर भी कहीं ना बिजी शेड्यूल हो सकता था, जिस कारण से वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसे में जो क्योंकि स्टेज पर काफी जो दिग्गज नेता थे घरौंडा विधानसभा के अंदर, वो इस कार्यक्रम के कहीं ना कहीं राजनीति। ठीक है लक्ष्य, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ जगदीश प्रजापति भी लगातार बने हुए हैं। जगदीश, आपके पास आएंगे। जैसे कि चुनाव का आगाज हो चुका है तो ऐसे इसको लेकर ही आचार संहिता भी लग जाती है, तो इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ जाता है, जिस पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो है उनका भी एक बयान सामने आया था, जिस पर उन्होंने जानकारी दी थी कि अब अलर्ट मोड पर प्रशासन भी आ गया है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी प्रशासन की दिख रही है ग्राउंड जीरो पर? जी बिल्कुल, अगर बात कर रहे हैं नया प्रशासन की, तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुका है। डीजीपी साहब का जैसे ही बयान आया था, पुलिस कप्तान जो है अंत भूषण जो है उनकी ओर से, और जो डबोवाली के एसपी हैं सुमेर सिंह, और बात करें सिरसा के उपायुक्त महोदय आरके कुमार की, तो उनकी ओर से जो प्रेस के माध्यम से लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकले। और उन्होंने मीडिया से खासकर अपील की कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और लोगों का ज्यादा से ज्यादा वोट करवाने का काम करें। और प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने जो नंबर जारी किया है कि किसी प्रकार की कोई जो है लाभ प्रलोभन दिया जाता है तो ये नंबर 1950 जो नंबर है उनकी ओर से जारी किया गया है, उस पर कॉल करें। उन्होंने पर्सनली नंबर जो अपने दिए हैं, उन्होंने मीडिया के लोगों से खासकर अपनी प्रशासन करता नजर आया कि मीडिया जो है हमारी तीसरी आंख है और मीडिया के माध्यम से अगर कोई भी प्रलोभन या पैसा या शराब बांटने का काम करता है तो मीडिया के लोग हमें जानकारी दें, कार्रवाई होगी। तो कल देखने को मिला था सिरसा के साथियों के ओर से कुछ जो पोस्टर लगाकर
अख्तियार किया जा रहा था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय की ओर से आदेश दिए गए कि उन पोस्टरों को हटाकर कार्रवाई करने के आदेश मौका पर दिए गए। और कहीं ना कहीं प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। अगर पुलिस की बात करें तो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर लगता है, कहीं ना कहीं शराब की तस्करी ना हो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। और आम लोगों से जो है अपील की गई है कि अगर कहीं इधर उधर जाना है, गाड़ियों में जो किसी प्रकार की शराब या अवैध हथियार ना रखे। और अगर बात की जाए असला धारकों की, तो पुलिस प्रशासन की ओर से असला धारकों को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि असला जो है अपना जमा करवा दे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में किसी प्रकार का हथियार का प्रयोग ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट नजर आया। जी नया जी जगदीश, लौटेंगे आपके पास। मोनू पांचाल भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार इस चर्चा पर। मोनू, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी, पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी ने 58% से जीत दर्ज की थी, मतलब 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, एक ऐतिहासिक जनादेश जो है दर्ज किया था। और बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने एक भी सीट पर जीत हासिल करने में नाकाम रही थी। इस बार जो है क्या कुछ प्रतिक्रिया ग्राउंड से सामने आ रही है और क्या लग रहा है इस बार, क्या आबो हवा है? देखिए अनाया, अगर बात की जाए तो हरियाणा को लेकर के जिस तरीके से 10 की 10 जो है लोकसभा सीटों के पर जो है कब्जा करने की जो है वो बीजेपी सरकार लाख जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो हरियाणा सरकार में जो हरियाणा सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार जो है वो जो अचानक जो है उसमें तब्दीली आ गई, वो सरकार गिर गई। कहीं जेजेपी का जो गठबंधन के साथ जो सरकार बनाई हुई थी वो सरकार जो है वो टूट गई और कहीं ना कहीं सरकार गिरती हुई जो है वो सरकार गिर गई थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो निर्दलीय जो विधायक थे यानी कि जेजेपी के भी कुछ विधायक थे तो उन्होंने समर्थन करा और समर्थन देने के बाद फिर से जो है बीजेपी की सरकार बन गई। और कहीं ना कहीं हरियाणा का मुख्यमंत्री का जो चेहरा यानी कि नायब सिंह सैनी को जो बनाया गया है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है बीसी और ओबीसी का कार्ड जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर जरूर खेला है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार जो अनाया हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों को में पूरे हरियाणा में ये चर्चा जरूर है कि जिस तरीके से जो निर्दलीय जो विधायक थे उनको जो है एक भी जो है मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल नहीं किया गया है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो उसको लेकर के क्या पर जरूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चौक चौराहे पर, चौपालों पर, हुक्के की गुनगुनाहट पर ये राजनीति की चर्चाएं जरूर चल रही है कि बीजेपी ने अपनी सरकार के ही जो अपनी पार्टी के उन लोगों को ही जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए निर्दलीय विधायकों ने जो समर्थन यहाँ पर बीजेपी सरकार को दिया है बिना शर्त के, तो कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल पर जो है किसी तरीके से यहाँ पर जो है वो जो मंत्रिमंडल में जो शामिल नहीं किया गया, तो इसको लेकर के यहाँ पर भी जो क्या है वो लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इधर देखा जाए तो फरीदाबाद में भी जो है कई जगह अभी भी बीजेपी के खिलाफ यानी कि धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे हैं। मोहना गांव में लगभग जो है 6 से 7 महीने हो चुके हैं, वहां पर भी धरने पर बैठे हुए हैं, वहां भी जो है खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर जो चांस है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी मोनू, ये तो वक्त ही बताएगा, अभी नुकसान होगा फायदा होगा ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, 4 जून को जब काउंटिंग होगी। मैं एक और सवाल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ, इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि आज जो है अभय चौटाला जो है इनेलो से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करके जो है अभय चौटाला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यानी कि तभी जो है खुलासा हो पाएगा कि किस चीज को लेकर के वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या ठीक है मोनू, आज अभय चौटाला जो है इनेलो की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हम इंतजार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चर्चाएं इस दौरान होती है। आपके पास आएंगे लक्ष्य, जैसे कि हम बात कर रहे थे, घरौंडा से कल जो है रैली का आगाज हुआ है बीजेपी की तरफ से और इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी उत्साहित दिखाई दिए और खासकर जो है करनाल से इस बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जीतेंगे, सीट लड़ेंगे और सीट पर लड़ेंगे और उसको लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट की अपील करते हुए भी मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बार नजर आए इस दौरान। लेकिन जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नहीं शामिल हो पाए और क्यों, किस कारणवश वो यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए, इस पर हमें थोड़ी आप जानकारी दीजिए।
जी लक्ष्य, आप के पास आऊंगी मैं। कल जो रैली हुई थी उसको लेकर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि कल नायब सैनी ने रैली का आगाज किया है। बीजेपी जो है पूरी तैयारियों के साथ इस बार नजर आ रही है, लेकिन अगर बात करें बाकी पार्टियों की तो बाकी पार्टियां जो है अभी तक कई सीटों पर जो है घोषणा नहीं की गई है उम्मीदवारों की। तो क्या लगता है कि कब तक जो है घोषणा हो सकती है? अगर बात करें इस बार कांग्रेस की इंडी अलायंस की, तो क्या लगता है कि कब तक जो है कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं? लक्ष्य हमारे साथ नहीं है, उनसे कनेक्शन बनाने की फिर से कोशिश करेंगे। इसी पर हमारे साथ जगदीश लगातार बने हुए हैं। जगदीश, आपके पास आऊंगी। सही सेम सवाल जो है मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या लगता है कब तक जो है बाकी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर सकती है, और अगर बात करें बाकी पार्टियों की तो वो कब तक जो है अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है? जी बिल्कुल, कल जैसे कि जेपी नड्डा जी ने रैली में आना था तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जी के लिए नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो हरियाणा की जो 4 सीटों पर जो टिकटों का आवंटन करना था उसको लेकर कहीं ना कहीं बैठक हो रही थी, जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो 3 जो नाम है तय कर लिए गए हैं। अभी जो है रोहतक सीट है वह अभी सॉरी कुरुक्षेत्र सीट है, उस पर अभी पेश चढ़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र सीट अभी फाइनल नहीं हो पाई है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जो है शालू जिंदल को जो शामिल करवा के उसको टिकट देने की बात है जो कहीं ना कहीं की जा रही है, उसको लेकर पेश अड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा उस मीटिंग में बिजी थे तो वह रैली में नहीं पहुंच पाए। और बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा की आज शाम को जो है जो सीटें हैं उसका आवंटन आज किया जा सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सीपीआई की जो बैठक थी वह कल देर रात्रि तक चली, लेकिन कोई नतीजा जो है खास निकल कर सामने नहीं आया। 6 जो टिकटों के नाम है जो फाइनल किए गए थे उन पर कहीं ना कहीं फाइनल मोहर है जो लगा दी गई है। आज शाम तक जो हो सकता है कि इंतजार किया जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज शाम 9 बजे तक जो है कांग्रेस जो सीटों का ऐलान कर देगी। वहीं अभय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे है, तो उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जैसे कि पहले ही कह चुके हैं कि सरकार की ओर से जो आचार संहिता में आचार संहिता का दुरुपयोग किया जा रहा है, आचार संहिता में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जो मंत्रियों के द्वारा सरकारी गाड़ी या सरकारी गाड़ियां चलाई जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आचार संहिता के चलते सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला की ओर से कुरुक्षेत्र में जो ताल ठोक दी गई उसको लेकर अगर बात करें अभय सिंह चौटाला 4 से 5 सीटों का जो ऐलान है आज जो 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कहीं ना कहीं करते नजर आएंगे। भाई अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी ने भी अपना मंथन जो शुरू कर दिया है। कल जो बैठक हुई थी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व उनके अजय सिंह चौटाला ने अपने निवास पर बैठक ली थी। जो पूर्व में सांसद रहे थे, पूर्व में विधायक है जो उनके साथ में थे, वो जो चुनाव लड़ चुके हैं उनकी कमेटी पूरे जो कार्यकर्ता थे जिला 22 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कल सिरसा के चौटाला हाउस में कहीं ना कहीं बैठक का आयोजन किया गया और उसमें फैसला लिया गया कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उसको लेकर जेजेपी मंथन कर रही है। 3 से 4 दिन के अंदर तक जेजेपी की ओर से 10 की 10 सीटों का जो ऐलान है कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इलेक्शन को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भाई करनाल की बात करें तो करनाल में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं उसको लेकर भी अगर बात की जाए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस नैनो व आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन है, सभी जो है एकजुट होकर वहां पर चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं भीतर घाट करने का काम है जो किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गिरवाने का काम है जो करेंगे। क्योंकि देखने को मिला था कि जो निर्दलीय विधायक बिना शर्त के जो समर्थन दिया था तो कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ा बहुत नाराजगी दिख रही है। तो सरकार गिराने के लिए जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है करनाल का, वहां पर विपक्ष एकत्रित होता नजर आएगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विपक्ष की ओर से रणनीति बनाई जा रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो बैठक है 1 या 2 दिन के सभी पदाधिकारी जो पार्टी के मुख्य पदाधिकारी है उनसे एक बैठक होगी और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जाएगी कि बीजेपी को घेरने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। जी नया जी जगदीश, एक और अपडेट आपसे मैं लेना चाहूंगी। कुरुक्षेत्र इस बार जो है हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने ने अभय चौटाला का यहाँ पर नाम घोषित कर दिया है। तो वहीं अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर सुशील गुप्ता का नाम यहाँ पर घोषित किया है। क्या लगता है कि बीजेपी किस उम्मीदवार को यहाँ से उतार सकती है? जी बिल्कुल कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र वाकई हॉट सीट बनती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन को लेकर सुशील गुप्ता वही अगर अभय सिंह चौटाला और कुरुक्षेत्र में खासकर बात की जाए तो बीजेपी एक ठोस जो है बड़े नेता का नाम है जो अभी शो नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं बड़े कद्दावर नेता को उतारने का काम है जो करेगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीटें काफी वोट होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जाट वाट की बात की जाए तो वहां पर जाट वाट का काफी प्रभाव है जो देखा जाता है। तो जाट नेता को जो उतारने का काम है कहीं ना कहीं बिजली करती नजर आएगी। नया
जी, आपके पास लौटूंगी। जगदीश, मोनू हमारे साथ बने हुए लगातार। मोनू, आपके पास मैं आऊंगी एक बार फिर से। जो है इस बार लगातार जो है बीजेपी के ये वापस से 10 पे 10 सीटें जो हैं, बीजेपी बार बार ये घोषणा कर रही है कि बीजेपी इस बार 10 की 10 सीटों पर वापस से जीतेगी। तो इस पर ये नजर आ रहा है कि निर्दलीय जो भी पार्टी हैं, जिससे जैसे कि आपने बताया मंत्री पद के लिए भी किसी निर्दलीय पार्टी से किसी भी उम्मीदवार को जो है किसी को भी नहीं चुना गया है, तो इस बार क्या है ये इसका नुकसान बीजेपी को आने वाले जो चुनाव में देखना पड़ सकता है? बिल्कुल अनाया, जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ है तो उसको लेकर के जिस तरीके से निर्दलीय को जो है एक भी जो है वो मंत्रिमंडल में जो है शामिल नहीं किया गया है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से आने वाले यानी कि अब जो है जो लोकसभा चुनाव को जो है वो आगाज हो चुका है। और आगाज के चलते जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको भी बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से आगाज 2024 के लोकसभा चुनाव का जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से हो चुका है, तो उसको लेकर के अब लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो 78 घंटे जो है वो चुनाव आयोग ने मांगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 12 घंटे जिस तरीके से देखा जाए तो पूरे दफ्तर ऑफिसों में जिस तरीके से जो होल्डिंग या पोस्टर जो लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। उसके साथ ही अगर 48 घंटे की बात की जाए तो जितने भी बस स्टैंड यानी कि आसपास जितने भी होल्डिंग जो लगे हुए हैं उनको वहां पर से हटाया जाएगा। जी मोनू, इस बार जो है अगर बात करें इंडिया अलायंस की तो कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? अगर बात ग्राउंड जीरो की मैं बात आपसे पूछूं तो, क्योंकि पिछली बार के हिसाब से इस बार जो है ज्यादा तैयारी में भी दिख रही है इंडिया अलायंस, लेकिन पिछली बार जो है 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का जो था जीत दर्ज हुआ था। इस बार क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस कोई 1-2 सीट पर जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर उससे ज्यादा का आंकड़ा हो सकता है, या फिर इस बार भी बीजेपी 10 की 10 सीटों पर बनी रहेगी? देखिए 10 की 10 सीटें जिस तरीके से देखा जाए, जीरो ग्राउंड की बात की जाए तो जीरो ग्राउंड पर देखा जाए तो अभी तक जो है वो 10 की 10 सीट जो है वो लोकसभा यानी कि बीजेपी के झोली में जो है डलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से रिलायंस जो यहाँ पर यानी कि बात की जाए तो कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी से वो कहीं ना कहीं जो वो समझौता हुआ है, और तमाम पार्टियां अभी लगातार जो है वो समझौता करने में लगी हुई है कि किस पार्टी के साथ उनका समझौता होगा। उसके साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए कि अभी तक जो है पूरे जितनी भी पार्टियां हैं विपक्ष, उनमें जो है अभी तक किसी तरीके की जो पार्टियों के नाम यानी कि अपनी कैंडिडेट यानी कि देखा जाए तो लोकसभा में किसी तरीके का कोई नाम अभी जो है वो सामने नहीं आया। किसी पार्टी ने जो है वो घोषणा आया पर अभी तक नहीं करी है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक बीजेपी ने जो है केंद्रीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जो है कृष्ण पाल गुर्जर, उनका नाम यहाँ पर जो है वो दिया गया है। लेकिन अभी तक फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी तक किसी भी पार्टी ने किसी भी पार्टी की तरफ से किसी का नाम अभी तक किसी जो है घोषणा यहाँ पर नहीं हुई है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यही देखने वाली बात होगी जब पूरी तरीके से आपको कि क्या लगता है फरीदाबाद से जो है इंडिया अलायंस किसका नाम जो है आगे आने वाले टाइम में घोषित कर सकती है? अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में लगातार जो है कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा हो, उनका भी नाम जो है लोकसभा में वो या उनका नाम जो है वो चल रहा है। उसके बाद बात की जाए तो कैबिनेट में हरियाणा में कैबिनेट मंत्री पूर्व रहे महेंद्र प्रताप यानी कि उनके बेटे विजय प्रताप, उनका नाम भी यहाँ पर जो है वो दौड़ में चल रहा है। वही बात की जाए तो जो है कैबिनेट में पूर्व रहे मंत्री करण सिंह दलाल, उनका भी जो है वो कांग्रेस की तरफ से नाम चल रहा है। तो तमाम तरीके से कई नामे जो है यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी बनाया जब नाम घोषणा, जब तमाम विपक्ष पार्टियां जब अपने अपने कैंडिडेटों पर नाम जो है घोषणा यहाँ पर करेगी, तो जब देखने वाली बात होगी कि किसकी झोली में जो है लोकसभा की सीट डलती हुई नजर आ रही है। तो अभी तक वो बात की जाए तो अभी तक सिर्फ बीजेपी ने ही अपना नाम जो है वो जो है अपनी कैंडिडेट का नाम ही जो है यहाँ पर घोषित किया है, लेकिन अभी विपक्ष पार्टियां भी रह रही हैं। जी अनाया। जी मोनू, जैसे कि अभी आपने कुछ नाम बताया, अगर इन नामों पर घोषणा होती है तो क्या लगता है फरीदाबाद में किसकी झोली में सीट जाती हुई नजर आ रही है? देखिए अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर नीरज शर्मा की बात की जाए तो जो एनआईटी से विधानसभा यानी कि पूरी जो शहरी वोटों को जो है वो यहाँ पर जो खींचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो शहरी जिस तरीके से बीजेपी के साथ है, तमाम जो पूर्ववासी है या जो बाहर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं नीरज शर्मा के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो करण सिंह दलाल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से करण सिंह दलाल जुड़े हुए हैं, चाहे वो होटल हो, पलवल हो, खतीन हो, तमाम तरीके से इस तरीके की जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है उन पर जो है वो करण सिंह दलाल का यहाँ पर दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो करण सिंह दलाल का नाम सामने आता है तो कहीं आमने सामने टक्कर बराबर की हो सकती है। जी अनाया।
ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। जगदीश हमारे साथ लगातार बने रहे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। तो इस चर्चा में जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने बताया, पासा पलट भी सकता है। बीजेपी 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, लेकिन उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। अब ये तो आने वाला समय भी बताएगा कि किसको कितने सीटों पर जीत हासिल होती है। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ, रोज आएंगे आपके पास एक नई अपडेट के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।